हेमपुर में ठंड का ऐसा कहर था कि खून भी जम जाए, और ऊपर से विराज के घर में गरहा अपना डेरा जमा रखा था। बाहर मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थी। अंदर केवल 3 लोग थे, विराज, उसकी पत्नी नैना और उसकी बूढ़ी माँ। गरीबी और बाहर बरसती आफत की वजह से घर में अक्सर कलेश होती रहती थी। टूटी छत से टपकता बर्फीला पानी और खाली रसोई ने सबका जीना मुहाल कर रखा था। एक दिन जब बाहर तूफान गरज रहा था, बूढ़ी माँ कांपते हुए अपनी बहू से कहती है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है और कल से अन्न का एक दाना नहीं गया। कुछ खाने को गरम हो तो दे दे, अब ये भूख और ये जारा सहा नहीं नैना जाता। जो खुद ठंड से सिकुड़ी बैठी थी, झल्लाहट में बोली, मां जी, अगर हमारे पास कुछ होता तो मैं आपको भूखा क्यों रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। आपके नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। ना जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया था जो मेरी शादी इस निकम्मे और आलसी आदमी से हुई। बाहर देखो कैसा प्रलय आया है और घर में एक सूखी लकड़ी तक नहीं है जलाने को। बहू, ऐसा मत कहो, विराज तेरा पति है। पति होकर कौन सा सुख दिया है उसने मुझे? नैना चिल्लाई। उसकी आवाज बादलों की गरज में दबने लगी। सिवाय भूख, गरीबी और इस टपकती छत के उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देख और माँ को ठंड में ठिठुरता देख विराज सोचने लगा, अब और नहीं सहा जाता। ये बर्फीला तूफान और ये गरीबी हम सबकी जान ले लेगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करता हूँ, विक्रांत के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ। वो रईस है, उसके पास पक्का मकान और आग है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना सोचकर विराज ने अपना फटा पुराना कंबल ओढ़ा और बाहर उस जानलेवा बारिश और बर्फबारी में अपने मित्र विक्रांत के घर की ओर चल पड़ा। कीचड़ और बर्फ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन विराज चलता रहा। जब विराज कांपता हुआ विक्रांत के विशाल और गर्म घर पहुंचता है, तो विराज की हालत देखकर उसका मित्र विक्रांत अलाव के पास बैठे बैठे पूछता है, क्या बात है विराज, इस प्रलय जैसी बारिश में तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं विक्रांत, गरीबी और इस मौसम की मार ने कमर तोड़ दी है। घर में खाने को दाना नहीं है, छत टपक रही है, हर दिन घर में चिकचिक रहती है। गरीबी ने जैसे चैन सुकून सब छीन लिया है। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद हम इस देखो विराज, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पहले ही धन से कई बार तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। तुमने आज तक मेरा एक भी सिक्का नहीं लौटाया। ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे पास धन खत्म हो जाता है तो तुम इस तूफान में भी मेरे पास चले आते हो। मैंने दोस्ती का लिहाज किया, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरा भी परिवार है, मुझे उनकी चिंता करनी है। इस मुश्किल वक्त के लिए बचाना है। विराज की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे भीख मांगने से अच्छा है कि तुम इस मौसम का सामना करो, कुछ मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पेट पालो। अब जाओ यहाँ से, मेरे घर में गीले पैर मत करो। अपने मित्र विक्रांत की बात सुनकर विराज का मुंह लटक गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और वो निराश होकर वापस ठंड और बारिश में अपने घर की ओर बस चल दिया। विक्रांत से ही उम्मीद थी, वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता था। लेकिन अब वो उम्मीद भी इस बर्फ में दफन हो गई। अब मैं क्या करूं? सुबह से पेट खाली है और ठंड हड्डियों को गला रही है। ये सोचते सोचते विराज घर पहुंच जाता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और ठंड से शरीर कांप रहा था। इसलिए वो अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना, जल्दी से कुछ गरम खाने को ले आओ, या कम से कम गरम पानी ही दे दो। शरीर में अब जान नहीं बची है। नैना ने गुस्से में उसे देखा। आप घर में कुछ छोड़ गए थे क्या जो निकाल कर खाने को दे दूं? तुम्हें भूख लगी है तो क्या मैंने दावत उड़ाई है? मैं भी तो भूखी प्यासी इस ठंड में बैठी हूँ। मेरी तो किस्मत। नैना अपने पति को उल्टा सीधा सुनाने लगी। ये देखकर भूख और ठंड से व्याकुल विराज को गुस्सा आ गया। बाहर तूफान का शोर था और अंदर उसका दिमाग फट रहा था। वो गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, धन स्त्री के भाग्य से मिलता है। जब से मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाया हूँ, तेरे कदम पड़ते ही मेरे सब कामकाज ठप हो गए। न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब तुझसे पीछा छूटेगा। ये सुनते ही नैना आपे से बाहर हो गई
और बादलों की गरज से भी तेज चिल्लाकर कहने लगी, तुम खुद तो कोई कमाई दमाई करते नहीं और दोष मेरे सर पर डाल रहे हो। बस दूसरों पर इल्जाम लगाना बखूबी आता है, खुद के निकम्मेपन पर शर्म नहीं होती। इतना कहकर नैना जोर जोर से रोने लगी। उसकी रुलाई बारिश की आवाज में घुलने लगी। नैना को रोता देखकर विराज निर्दयता से बोला, रो, खूब रो, जितना रोना है रो, खूब आंसू बहाओ। शायद तुम्हारे आंसुओं से घर की पानी की कमी पूरी हो जाए, लेकिन याद रखना, तुम्हारे इन आंसुओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने बहू वाला। को रोता देखकर विराज की बूढ़ी माँ कांपती हुई जल्दी से आई और कहने लगी, अरे तुम दोनों ने इस आफत के मौसम में ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करने से क्या ठंड कम हो जाएगी या पेट भर हाँ जाएगा? माँ जी, झगड़ा मैं नहीं तुम्हारा ये सबूत कर रहा है। खुद तो कुछ करते धरते हैं नहीं, मुझे दोषी बताते हैं। मेरी जगह अगर कोई औरत होती तो इस टूटे घर और बर्फीली हवाओं में एक दिन नहीं टिकती। इतना कहकर नैना फिर से जोर जोर से रोने लगी। नैना की रोने की आवाज बारिश के शोर को चीरती हुई बाहर गश्त लगा रहे शाही सैनिकों के कानों तक पहुंची। सैनिकों ने अपने भारी रेनकोट संभाले और आपस में कहा, इस घर में कोई स्त्री रो रही है, हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। दोनों सैनिक बगैर इजाजत के विराज के घर का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। उनके भीगे जूतों से फर्श गंदा हो गया। वे पूछने लगे, क्या बात है, ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? तुम्हारे रोने की आवाज बाहर तूफान में भी सुनाई दे रही। सैनिकों को सामने देखकर नैना ने रोना थोड़ा कम कर दिया। बूढ़ी माँ और विराज ने भी डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। सैनिक कड़क कर बोला, बोलते क्यों नहीं? क्या बात है जो तुम्हारी पत्नी रो रही है? क्या तुमने इसे पीटा है?